So we will start with characteristics of wholesalers. Last class में हमने retailers, wholesalers दोनों के बारे में बहुत क्लियरली समझ लिया था कि दोनों किस तरह से काम करते हैं conceptually. तो अब कुछ हमने पिछली क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे जब हम लोगों ने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश की थी. In this class today we will try and understand what are the peculiar characteristics of wholesalers. वो क्या विशेषताएं हैं या वो क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होलसेलर्स के अंदर होते हैं, बाकी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो विशेषताएं नहीं होती हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस दैट. तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि होलसेलर्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स से खरीदते हैं और उसको ला करके रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी में बेचते हैं रिटेलर्स को, जो रिटेलर्स अपनी लोकेलिटी के अंदर उस सामान को लेकर के आते हैं. राइट. ये एक हमने कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था कि हर तरीके का प्रोडक्ट होलसेलर नहीं बेचता है. एक होलसेलर एक किसी पर्टिकुलर मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट डील करता है. तो व्हेन आई से प्रोडक्ट, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि बहुत सारे लोग जब बिजनेस और बिजनेस स्टडीज को देखते हैं तो प्रोडक्ट को और ब्रांड को और उस प्रोडक्ट के नाम को कंफ्यूजन में आकर के गलत तरीके से मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं. तो प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज की जो एक तरीके से कहा जाए पहचान है, उसका ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल फॉर्म है, उसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं प्रोडक्ट के लिए, तो फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट है या व्हीट प्रोडक्ट है या व्हीट से बनने वाला आटा जो फ्लोर कहलाता है, व्हीट फ्लोर, उसको आप प्रोडक्ट कहते हैं. रिफाइंड फ्लोर को आप मैदा कहते हैं. दीज आर प्रोडक्ट्स. अब पॉइंट ये आता है कि किसी के घर में आशीर्वाद का आटा आता है तो वो प्रोडक्ट को बेचने वाली एक कंपनी का ब्रांड है, आईटीसी करके. उसके पास इस तरीके के व्हीट फ्लोर या रिफाइंड फ्लोर बेचने के प्रोडक्ट्स हैं. उनमें से एक प्रोडक्ट का उसने नाम रख दिया आशीर्वाद, और आशीर्वाद के नाम से वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बेचती है. मैदा भी बेचती है, बेसन भी बेचती है, एंड सम अदर प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर. तो इस बात को समझने की जरूरत है कि टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट, कोलगेट इज अ ब्रांड, पेप्सोडेंट इज अ ब्रांड, क्लोजअप इज अ ब्रांड. और ये भी ब्रांड मतलब कि नाम है केवल टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट. इट इज पॉसिबल कि इन ब्रांड्स के अलग अलग या एक ही मैन्युफैक्चरर हो या मार्केटियर हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग बिजनेस समझते हैं तो होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर के बीच में इस तरह से डिफरेंशिएट करें, और वो जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट लाइंस में डील कर रहे हैं, उन पे भी हम ध्यान दें. तो ये एक प्रोडक्ट लाइन है. फूड ग्रेन्स एक प्रोडक्ट लाइन, आटा, दाल, चावल, अनाज वगैरह बेचना, अलग अलग तरीके की दाल बेचना, ग्राम्स बेचना, ये जो है एक तरीके की प्रोडक्ट लाइन है. तो इस प्रोडक्ट लाइन में होलसेलर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या उसके ब्रांड्स रख सकता है. लेकिन आप ऐसा बहुत कम देखेंगे कि अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट लाइंस में डील करता हो. अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट लाइन में वो डील नहीं करेगा. टूथपेस्ट उसके पास 10 ब्रांड के मिल जाएंगे, 1000 स्टॉक होगा उसके पास टूथपेस्ट का. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो टूथपेस्ट के साथ आपकी दुकान में प्लास्टिक का सामान भी रखे, ये जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप रिटेलर की दुकान पर आ जाते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अलग अलग तरीके का सामान मिल जाता है. कुछ प्लास्टिक का सामान भी मिल जाएगा, कुछ स्टेशनरी का सामान भी मिल जाएगा. लेकिन दाल, चावल, सब्जी में होलसेलिंग करने वाला पेपर और स्टेशनरी के मटेरियल में डील नहीं करेगा. ये एक बहुत स्पेसिफिक और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है होलसेलर्स का. तो इसको हमको समझने की जरूरत है. तो अगर आप पेपर, कार्डबोर्ड, स्टेशनरी में डील करते हैं तो फिर एक वैरायटी ऑफ पेपर, वैरायटी ऑफ कार्डबोर्ड्स और उसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी में होलसेलर उसको डील करता है. ठीक है. होलसेलर के पास एजेंट्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट. एजेंट्स का रोल यहां पर ये होता है कि वो होलसेलर को एक तरीके से मार्केट करता है अलग अलग लोकेलिटीज में. एक आदमी मैंने रख लिया जो कहेगा कि ठीक है भाई आप जाइए और मेरे होलसेलर होने की इंफॉर्मेशन अपनी लोकेलिटी में 10 जो रिटेलर्स हैं, 15 रिटेलर्स हैं, उनको जाकर के बताइए मेरे बारे में. और अगर वो रिटेलर्स मेरे से सामान खरीदते हैं तो मैं आपको 5% या 10% एजेंट कमीशन दूंगा. तो जो कमीशन वर्ड हम बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सुनते आ रहे हैं, उस कमीशन को एजेंसी के साथ लिंक किया जाता है. इसको एजेंसी बोलते हैं.
In a very crude, informal manner, agents are usually employed by the large wholesalers who would give agents some commission for advertising and selling their products in different localities to retailers. ऐसे ही कुछ वर्कर्स भी रख सकता है वो, जो उसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, ठेले पर, ऑटो में, थ्री व्हीलर में, इस तरीके से सामान पहुंचाएं. Wholesalers need large amount of capital to be invested in this business. This is very important. एक मैं आपको बहुत important feature बताता हूं कि जो wholesalers होते हैं, क्योंकि ये manufacturers से और producers से directly material खरीदते हैं और large quantity में खरीदते हैं, ज्यादातर इन लोगों को 50% या उसके ऊपर का cash payment करना पड़ता है while purchasing a product, and they get a very thin line of credit. बहुत कम वक्त उनको मिलता है क्रेडिट के लिए कि अच्छा आपने 25% या 50% कैश पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट आपको 10 दिन में या 15 दिन में पे करना है. मैन्युफैक्चरर इंश्योर करता है कि उसकी पेमेंट उसको पूरी की पूरी विद इन टाइम मिल जाए. ये जो ज्यादा बड़ा 30 दिन 25 दिन का जो क्रेडिट पीरियड होता है, ये एजेंट्स पर या एजेंट्स के नीचे जो रिटेलर्स होते हैं उनको मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है. तो होलसेलर्स को खास तौर पे, क्योंकि उनको पेमेंट जल्दी करनी होती है प्रोड्यूसर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को, और वो ज्यादा टाइम देते हैं क्रेडिट का एजेंट्स को या फिर रिटेलर्स को, इसलिए जो है उनको ज्यादा कैपिटल की, ज्यादा सिक्योरिटी की अपने बिजनेस में जरूरत होती है. दे जनरली प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर्स. जैसा मैंने कहा, इनको कम फैसिलिटी मिलती है क्रेडिट की, लेकिन ये रिटेलर्स को ज्यादा क्रेडिट देते हैं. They also provide financial assistance to the producers or manufacturers. देखिए ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स जरूरी नहीं है कि सब बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स और लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स हों. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में बनते हैं जो हम खरीदते हैं और हमें पता नहीं होता है कि जिस कंपनी के नाम से वो प्रोडक्ट बन रहा है, एक्चुअल में वो कंपनी उसे बनाती नहीं. मैं आप लोगों को बहुत सारे फैशन प्रोडक्ट्स बता सकता हूँ, लैक्मे से लेकर, और साबुन में जो बहुत सारे क्रीम्स आती हैं फॉर एग्जांपल, इसमें 80% जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर बनाता है कोई और मार्केट कोई और करता है. मार्केटिंग वाली जो कंपनी या मार्केटिंग वाला जो ब्रांड है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. वो केवल एक राइट उसने खरीद रखा है उस कंपनी से कि उसकी ब्रांडिंग को वो प्रिंट करेगा उसकी पैकेजिंग पर, उसके बॉक्स पर या उसके आउटर कवर पर. दैट्स इट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कई बार ये मैन्युफैक्चरर्स छोटे भी होते हैं, छोटी फैक्ट्रीज भी होती हैं, तो जो जब ये सामान बेचते खरीदते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस वीक होती हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको इन छोटे प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को होलसेलर प्रोवाइड कर देता है कई बार. तो ऐसा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. बहुत सारे साबुन आप लोग देखते हैं, लक्स और लाइफ बॉय, और ये बहुत सारी छोटी मोटी पर्सनल हाइजीन की चीजें हैं. ये ज्यादातर चीजें हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर बनती हैं. नालागढ़ और बद्दी ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं साबुन बनाने की, क्रीम बनाने की और पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स बनाने की. तो ये फैक्ट्रीज जो हैं ये किसी कंपनी की नहीं है, किसी ओनर ने अपनी कुछ एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई हुई है, छोटी सी कंपनी बनाई हुई है, उसमें सामान बना रहा है. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर से, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से, इस तरह की कंपनी से अपना वो किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और उनको ये लोग अपना सामान दे देते हैं और वो मार्केट करते हैं. तो आप इन प्रोडक्ट्स को कभी पलट करके इनके आउटर कवर पर पढ़िए तो आपको दिखाई देगा मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स एंड मार्केटेड बाय वाई. ये दो अलग अलग चीजें छपती हैं, छपनी बहुत जरूरी है, लीगल पॉइंट है. तो ये मैंने इसलिए बताया कि इस तरीके की कंडीशंस में जब मैन्युफैक्चरर कोई छोटा होता है, छोटी फैक्ट्री होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो दे लुक फॉर होलसेलर्स. इन सिटी और टाउन दे नॉर्मली सीम टू बी लोकेटेड इन वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ मार्केट. मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कई प्रोडक्ट्स दिल्ली के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो होलसेलिंग के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में है. और मैंने कई नाम आप लोगों को बताए थे कि चावड़ी बाजार और पुरानी दिल्ली और सदर बाजार फॉर एग्जांपल, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर स्पेसिफिक तरीके के प्रोडक्ट्स होलसेल में मिलते हैं, सस्ते दामों पर मिलते हैं, लेकिन वो आपको छोटी क्वांटिटी में सामान नहीं देगा. तो ये होलसेलर्स के फीचर्स हैं जो हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा समझा हुआ है, मैंने उसको आज डिटेल में आप लोगों को बताया. अब किस तरीके के
फंक्शंस होलसेलर्स परफॉर्म करते हैं, ये हम लोगों ने जो फीचर्स पढ़े हैं उसी में से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। कलेक्शन ऑफ गुड्स, obviously wholesaler collects all the goods and services from manufacturer or producer in large quantity, that's the first function. Storage of goods, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को होलसेलर्स खरीद कर वेयर हाउस में रख देते हैं या कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं जब तक कि उनकी सेल ना हो जाए, और उसका पर्पस ये होता है कि ऑफ सीजन होने पर या एक प्रोडक्शन साइकिल से दूसरी प्रोडक्शन साइकिल के बीच में जाने तक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहे, लोगों को मिलते रहे, इसके पर्पस से स्टोरेजेस में या कोल्ड स्टोरेजेस में या वेयर हाउसेस में इन सामान को रखा जाता है। और कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल नीड के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है ऑन अ फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर, कि अनुमान लगा करके कि हर साल इस महीने इतना प्रोडक्ट बिकता है, आप फैक्ट्री में बनवाते रहते हैं और उसको होलसेलर्स खरीद करके स्टॉक करते रहते हैं, और जैसे जैसे डिमांड आती है उसको सेल करते रहते हैं। तो इस वक्त अगर मान लीजिए आप जो करंट कोविड-19 सिचुएशन है, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स और सोडियम हाइपोक्लोराइड की बॉटल्स, इतना तो कभी सोडियम हाइपोक्लोराइड इतने बड़े लेवल पर हिंदुस्तान के अंदर ना कभी बना और ना कभी बिका। तो इस वक्त इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसी और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बन रहे हैं और सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है कि आपके पास होलसेलर्स इसको स्टॉक करके अपने पास रखें, बना हुआ जो। फाइनेंसिंग, मैंने बताया होलसेलर केवल फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को व्हेन दे नीड मनी, कुछ एडवांसेस भी देता है उनको। ये होलसेलर ये कहता है कि मेरे को 1000 प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के चाहिए, तो वो उसका 50% पेमेंट कई बार एडवांस भी दे देता है, सो दैट द मैन्युफैक्चरर कैन इजीली प्रोड्यूस एंड सप्लाई द प्रोडक्ट्स। सेकेंडली, वो रिटेलर्स को जिनको स्मॉल क्वांटिटी में सामान बेचता है उसको छोटे पीरियड के लिए 30 दिन और 45 दिन का क्रेडिट भी देता है, और इस तरह से होलसेलर एक फाइनेंशियर का काम करता है एट बोथ एंड्स, टू द मैन्युफैक्चरर थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू द रिटेलर्स थ्रू क्रेडिट असिस्टेंस। तो ये दो तरीके से वो फाइनेंसिंग का काम भी करता है। रिस्क टेकिंग, सबसे ज्यादा रिस्क होलसेलर के बिजनेस में है मिडिलमैन में। मिडिलमैन मैंने आपको समझाया था, जो बीच में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उनको मिडिलमैन बोलते हैं। तो मिडिलमैन में सबसे ज्यादा रिस्क एजेंट या फिर रिटेलर से ज्यादा रिस्क होलसेलर के पास होता है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता भी है, गुड्स को स्टोर भी करता है, स्टॉक भी करता है और फिर आगे बेचता है। मैं कोविड-19 सिचुएशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं। मार्च 25 तक बहुत सारे लोगों को इस कंट्री में आइडिया नहीं था, इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, कि लॉकडाउन लगेगा, और अगर उनको आइडिया था कि लॉकडाउन लगेगा तो दे नेवर थॉट कि 15-20 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन लगेगा। एवरीवन हु हैड अ बिजनेस इन दिस कंट्री, वेदर अ होलसेलर और रिटेलर, थॉट कि 15-20 दिन 25 दिन के बाद ये खुल जाए, और सबको लगा था 2-4 महीने में ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये इस तरीके का सब खत्म हो जाएगा एंड वी विल कम टू द नॉर्मल पोजीशन। बट हुआ क्या, जून एंड तक लॉकडाउन चला, और इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चला, कुछ स्टेट्स में 5 या 6 स्टेट्स में जो है लॉकडाउन मिड अगस्त तक चला है। मिड अगस्त के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कराया लॉकडाउन सब जगह पर। कुछ जगहों पर सैटरडे संडे लॉकडाउन हो रहा था, कुछ जगहों पर पूरा लॉकडाउन था। महाराष्ट्र में सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक कंप्लीट लॉकडाउन था। तो इन कंडीशंस में बहुत सारे होलसेलर्स ने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को स्टॉक किया हुआ था, और वो स्टॉक उन लोगों ने किराए के वेयर हाउसेज में, किराए के कोल्ड स्टोरेजेस में किए थे। सारे होलसेलर्स के पास अपना वेयर हाउसिंग नहीं होता। वेयर हाउसिंग एक अलग बिजनेस है, मैंने आप लोगों को बताया था, एड्स टू ट्रेड में आता है। तो वेयर हाउस ओनर्स अलग होते हैं, तो वो तो अपना रेंट चार्ज कर रहे हैं। आप रेंट किस हिसाब से लेते हैं कि भाई मेरा ये सामान बिकता जाएगा और उसमें से कुछ पोर्शन में रेंट का चार्ज करके, और जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है वेयर हाउस का, उसको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिका मार्च, अप्रैल, मई, जून में, तो आप रेंट कहां से देंगे? तो ये इस तरीके का रिस्क सबसे ज्यादा होलसेलर पे होता है। उसका पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक हो गया। एक तो उसने सामान खरीद करके स्टोर कर लिया, वो सामान रिटेलर ने आपको पेमेंट नहीं करी, और होलसेलर आप और जो वो है, क्या नाम है,
लैंडलॉर्ड है वेयरहाउस का, ही इज आस्किंग यू फॉर पेमेंट। तो ये बहुत टिपिकल कंडीशन बन जाती है किसी भी होलसेलर के लिए, इसीलिए ऊपर लिखा भी था कि दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। लेकिन इन कंडीशंस में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी ड्राई होनी शुरू हो जाती है। आप कहां से पेमेंट करोगे? कुछ 1-2 दिन, 2 महीने, 1-3 महीना मान जाएगा। अब जब से बिजनेसेस दोबारा से रीस्टार्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन एक्चुअल में बिजनेसेस रीस्टार्ट हुए हैं नहीं, लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं नहीं, लोग मार्केट जा रहे हैं नहीं, ऑनलाइन ज्यादा परचेजिंग हो रही है, ऑफलाइन या फिजिकल मार्केट परचेजिंग थोड़ी कम है, और जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जॉब्स चली गई हैं, उनके यहां और भी दिक्कत है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच हैव टू बी केप्ट इन माइंड बाय द होलसेलर व्हेन ही इज डूइंग। ऑब्वियसली कोविड-19 तो किसी ने इमेजिन नहीं किया, और इस तरीके से किसी ने इमेजिन नहीं किया। तो मतलब ये ध्यान में रखने वाली बात थी कि ये कंटेजियस डिसीज है, ये एयर टू एयर ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं इस टाइप की डिजीजेस में। फ्लू टाइप की बीमारी है, बहुत जल्दी फैलती है। तो जब चाइना में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर में, तो ऑब्वियसली अदर कंट्रीज शुड हैव टेकन सम लेसन्स। काफी सारे कंट्रीज ने चाइना के ऊपर नाम लगा दिया कि आपने बताया नहीं, तो न्यूज में तो आ रहा था। इंडिया में हर किसी को पता था चाइना में बीमारी फैली हुई है। तो जब हमारी कंट्री में 30-40% लोगों को पता था कि चाइना में बीमारी फैल गई है, तो सरकारें अगर कंट्रीज की ये बोले कि सब कंट्रीज की कि हमको नहीं पता था कि ये क्या प्रॉब्लम है, हमको चाइना को बताना चाहिए था, तो ये तो फिर बहाना है। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन समबडीज शोल्डर कि भाई तुमने नहीं बताया था। तुम्हें अखबार से, न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उसको टीवी में दिखाया भी जा रहा था। यहाँ तो न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंट हो रहा था कि कितने केसेस आ रहे हैं एक दिन में। उसके बाद जब यूरोप में फैल गया जनवरी में और फरवरी में, तब भी बहुत सारी कंट्रीज हाथ पे हाथ रख के बैठी, और सारी कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स थी, जो स्टेट्स थे, उनको लगा कि अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट टू मेक बेटर। क्योंकि फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसको रोक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप रोक नहीं सकते उसको। फ्लू इज सिंपली कि आप घर में बैठे हैं, आपने छींक मार दी तो 2 लोगों को और जुकाम हो जाता है। इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात कि रिस्क टेकिंग का मतलब ये होता है कि जनवरी फरवरी में बिजनेसेस को सोचना चाहिए था कि क्या सिचुएशन बिगड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग बहुत बड़े इंसाइटफुल और हाई कॉन्शियसनेस लेवल वाले होते हैं जिनको आइडिया हो जाए कि रिस्क क्या होता है, बट एटलीस्ट यू कुड हैव थॉट अ सिचुएशन वेयर वी कैन बिकम चाइना। पॉपुलेशन में तो बिल्कुल बगल में हम, फिजिकली भी काफी क्लोज है, इतने दूर नहीं है। इतना सारा सामान आता है चाइना से, इतने लोग आते जाते हैं चाइना से हमारी कंट्री में। अब जाकर लॉकडाउन या सिचुएशन है, बट मार्च से पहले तो बहुत कुछ ओपन था। So we should have been very, very careful about all these things, all the businesses. That is why I wanted to give an example for the risk-taking capacity. Grading and pricing. Now, ये भी बहुत important है होलसेलर के लेवल पर, खास तौर पर जो खुला प्रोडक्ट आता है। खुला प्रोडक्ट का मतलब जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, ये खुली हुई आती है, बोरे में लेकर के आ गया, ट्रैक्टर में लेकर के मंडी में आ गया, उसने वहां पर फैला दिया। इसको ग्रेड करने का काम जो है वो होलसेलर करता है। वो खराब सब्जियों और फ्रूट्स को थोड़ा सा अलग कर देता है, क्योंकि अगर कोई खराब या गीला फ्रूट या गीला सब्जी है, वो बाकी सारी वेजिटेबल्स को भी खराब कर देता है बहुत जल्दी, तो वो अलग कर देता है और उनकी प्राइसिंग अलग कर देता है और बता के बेचता है कि ये जो है लो ग्रेडेड सब्जियां हैं, ये लो ग्रेडेड वेजिटेबल्स हैं, इनमें कुछ खराबी है छोटी मोटी, बट इसको ले जाओ बिक जाएंगी। बिल्कुल खराब को वो हटा देता है और फेंक देता है, या जो भी उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। इसी तरीके से प्राइसिंग करते हैं वो लोग, इसी तरीके से वो लोग प्राइसिंग करते हैं कि होलसेलर्स कितने में खरीद करके मैन्युफैक्चरर से लाए, और फिर ग्रेडिंग के हिसाब से अगर उन्होंने ग्रेड किया है प्रोडक्ट्स को, तो किस हिसाब से वो उसके प्राइसेस रखेंगे। एक और बहुत बड़ी चीज जो होलसेलर्स के हाथ में होती है, जिनको दूसरी लैंग्वेज में कई लोग स्टॉकिस्ट भी बोलते हैं, ये लोग इस कंट्री में महंगाई फैलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। जब मैंने कहा कि महंगाई फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे होलसेलर्स जब स्टॉक करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट की लगातार डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो फिर वो सप्लाई थोड़ी कंट्रोल कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं सप्लाई को,
कि अच्छा 100 प्रोडक्ट्स एक दिन में मांगे जा रहे हैं, 80 रिलीज करूंगा। इससे क्या होता है, डिमांड और शूट करती है ऊपर, और जैसे जैसे शूट करती है, जैसे आज मान लीजिए मैंने 20 प्रोडक्ट्स कम लॉन्च किए, तो 100 की कल डिमांड 120 हो जाएगी, मैंने फिर 80 किए तो 40 हो गए एक्स्ट्रा, अगले दिन 160 हो गई इसकी डिमांड। ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस फ्लक्चुएट करता है, अगर आपकी सप्लाई है तो प्राइसेस ऊपर उठ जाए। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं आगरा गया था और आगरा में मैंने एक हैंड सैनिटाइजर देखा, जिसको स्प्रे बॉटल की तरह हैंड सैनिटाइजर था, वो स्प्रेयर होता है, उसके ऊपर स्प्रे लगा हुआ होता है, जैसे क्लीन वगैरह के ऊपर लगा होता है, उसको आप स्प्रे करके अच्छे से हाथ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसको यूज करके देखा, ब्लू कलर का मटेरियल था वो, और इट वाज वेरी गुड, बहुत ही जल्दी सूख भी रहा था और स्मेल भी बहुत अच्छी थी। और मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़े तो किसी ने बताया कि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट और ये हम दिल्ली से लाके बेच रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं इसका प्राइस पूछा तो दैट वाज 135 रुपीस। मैंने कहा वेरी गुड यार, दिस इज वेरी नाइस। आई केम बैक टू दिल्ली, सेम प्रोडक्ट, सेम बॉटल, सेम स्प्रेयर। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो अपनी तरह से नाम रख लेता है, तो किसी ने एक्सवाईजेड नाम रख लिया, किसी ने एबीसीडी नाम रख लिया। वो मैंने किसी के पास यहाँ पर देखा, मैंने कहा यार ये मेरे को भी चाहिए, एक बॉटल ले आइए, मेरी खत्म हो रही है। तो ही ब्रॉट दैट बॉटल। मैंने उससे पूछा कितने रुपए का है, 250। The product which is manufactured in Delhi has been sold in Agra at 135 rupees और दिल्ली में वो 250 रुपीस का। I went to the market, I asked somebody that what is the price of this, he said 250 rupees। फिर मैं आगरा गया और किसी और दुकान में मैंने दूसरी बार जाकर के पूछा कि कितने रुपए का है, तो he said 200 रुपीस। तो ये एक्चुअल में मैंने जिससे पूछा था वो उसने बताया कि भाई वो नॉन प्रॉफिट स्टोर चलाता है और 130 या की बॉटल थी शायद, 135 में वो बेच रहा था। But rest of the markets are selling that particular product at 200 rupees. Now the point is that the wholesaler who is sitting at the back end must be selling that bottle somewhere around 160, 170. तो ये 30-40 रुपए तो रिटेलर भी कमाएगा उसके ऊपर, छोटी दुकान वाला भी कमाएगा, चाहे वो सुपरमार्केट हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर यू आर मेकिंग ऑन योर स्टोर। अगर आपका स्टोर किराए पर है तो और चार्ज लगेगा। तो आप सोचिए 135 रुपए या 140 या 150 रुपए की बॉटल 250 रुपए में बिक रही है, दिल्ली में ही बन रही है वो बॉटल। तो आप ये सोचिए कि वो मैन्युफैक्चरर उसका एक्स चार्ज ले रहा होगा, एक्स प्लस सम परसेंटेज होलसेलर चार्ज कर रहा होगा और होलसेलर के ऊपर सम परसेंटेज चार्ज कर रहा होगा रिटेलर। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि कितने आसानी से सप्लाई रेगुलेशन के थ्रू प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं ये जो स्टॉक बड़े रखते हैं अपने पास। और ये इस वक्त प्राइम बिजनेस है। इससे पहले कौन सैनिटाइजर्स लेते थे? मुश्किल कंट्री में 10% पॉपुलेशन थी जो सैनिटाइजर यूज करती थी। यूजुअली लोग सैनिटाइजर ट्रैवल के टाइम ट्रेन्स में, प्लेन्स में, ऐसी जगहों पे यूज करते थे, कोई सैनिटाइजर यूज नहीं करता था। सडनली सैनिटाइजर एक मार्केट बन गई, सडनली सैनिटाइजर 15 रुपए की चीज थी वो 50 रुपए की हो गई और 50 से 75 रुपए की हो गई। मैन्युफैक्चरर्स ने प्राइसेस बढ़ा दिए, किसी को रियलाइज नहीं हुआ ये। एवरी मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग जो डिटॉल ब्रांड का मैन्युफैक्चरर है उसने भी प्राइसेस 2-2 गुना कर दिए, किसी को पता नहीं है ये बात। पता इसलिए नहीं क्योंकि हमने मेंटली उसको ऑब्जर्व नहीं किया, इंटेलेक्चुअली हमने उसे देखा नहीं, वी आर पेइंग द प्राइस फॉर लाइक 2 टाइम्स। तो ये सिचुएशन है कि होलसेलर होने का फायदा भी है और आप बहुत कमा भी सकते हैं, बट समटाइम्स दे प्ले विद दिस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड दिस हैपेंस अ लॉट। आप लोग कई बार न्यूज में देखते हैं प्याज के दाम 100 रुपए किलो, टमाटर के दाम 120 रुपए किलो। ये कुछ नहीं होता है। When you want to make some noise in the market, you want to earn some profits through stocking, तो आप सप्लाई कंट्रोल कर देते हो, प्रोडक्ट की कमी नहीं होती है। सरकार बार बार स्टेटमेंट देती है कि इतने टन प्याज अवेलेबल है नासिक में, इतने टन प्याज अवेलेबल है दिल्ली में, इतने टन प्याज अवेलेबल है साउथ में, तो फिर दाम क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा है? बिकॉज द स्टॉकिस्ट, जो वेयरहाउसिंग में स्टोर करने वाले जो सप्लायर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, वो इसको सप्लाई कंट्रोल करके प्राइसेस बढ़ाते और फिर उससे कमाते हैं। सो अगर वो 1 किलो के ऊपर 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ऐसे सीजन में जब वो इसको स्टॉक को कंट्रोल करते हैं, सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, तो वो 1 किलो पे 40-50 रुपए तक का प्रॉफिट कमाते हैं।
दैट इज द सिचुएशन, क्योंकि रिटेलर्स में बहुत प्रेशर होता है। रिटेलर्स का बिजनेस सीधे कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक ठेले वाला 100 रुपए पे बेच रहा है तो दूसरे की भी मजबूरी है 100 पे ही बेचना। वो 101 पे बेचेगा तो ठेले की बजाय वो दूसरे ठेले से जाके खरीद लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते ठेले वाले। ठेले वाले अगर 80 रुपए किलो खरीद के लाएंगे तो मैक्सिमम 95 या 100 रुपए किलो बेचना पड़ेगा, जबकि नॉर्मली उस प्रोडक्ट का दाम 40 रुपए किलो। दैट्स द सिचुएशन विद द होलसेलर्स। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल जो है समझाया। क्वेश्चंस ऑन होलसेलर्स, कोई सवाल जो आप लोग पूछना चाहते हैं थोक व्यापार पे या होलसेलर्स पे? एनी क्वेश्चंस? ओके, तो अब रिटेलर्स होलसेलर के एग्जैक्टली उलट और एग्जैक्टली होलसेलर्स के ठीक नीचे जो लास्ट इन लाइन मिडलमैन है, कंज्यूमर से ठीक पहले और होलसेलर्स के बाद, और इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंज्यूमर से होता है। देयर बिजनेस, देयर सेलिंग इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर्स, द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। और वो लोग अपनी शॉप पर या अपने आउटलेट पर वही सामान रखते हैं जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं। दे डू नॉट कीप एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्ट्स। Sometimes they market some of the sample products, but not that they will keep a stock of products. बहुत ज्यादा स्टॉक वो नहीं रखते हैं, फ्रीक्वेंट बाइंग करते हैं होलसेलर से, ज्यादा जल्दी 2-3 दिन 4 दिन में एक बार जाके सामान खरीद के ले आते हैं, छोटी क्वांटिटी में, जल्दी सामान बिकता है। इनका साइकिल ऑफ सेल इनकी बड़ी फास्ट होती है। परचेस करके लाते हैं, 4 दिन में सामान खत्म होने लगता है, फिर और नया स्टॉक ले आते हैं, और छोटा स्टॉक लाते हैं, कम स्टॉक लाते हैं, जितने कंज्यूमर्स आते हैं उनके हिसाब से ये लोग स्टॉक रखते हैं, राइट? और ऐसी चीजें ज्यादा खरीदते और बेचते हैं जो जल्दी बिक जाए आपकी दुकान से, जिनके स्टॉक को रखने से आपको परेशानी कम हो, जो लेस पेरिशेबल इन नेचर हो, कम जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स ना हो, उनको बेचने की ये लोग कोशिश ज्यादा करते हैं, और इसीलिए स्टॉक कम क्वांटिटी में, ताकि अगर कुछ खराब होने वाली भी चीज हो तो वो ज्यादा खराब ना हो जाए। इनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो ये बेचते हैं, ज्यादातर क्या सारे ही प्रोडक्ट वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते। रीसेल पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स नहीं होते। आप लोग कई चीजें देखेंगे, दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर रीसेल लिखा हुआ होता है, कि वो आपके पास सीधा आएगा, आप कंज्यूम करेंगे उसको, रीसेल नहीं करेंगे। तो ये एक और रिटेलर की खूबी है कि वो कम कैपिटल के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, उसे रन कर सकता है कंपेयर टू होलसेलर्स। और इसको अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस अलग अलग तरीके के लोगों से मिल जाती है, इंक्लूडिंग होलसेलर्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, इस तरीके के जगहों से उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प, क्रेडिट मिल जाती है। रिटेलर्स की एक खूबी और है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस में डील करते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस का मतलब ये है कि हेयर केयर का प्रोडक्ट भी रखेंगे, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट भी रखेंगे, ओरल केयर का प्रोडक्ट भी रखेंगे, बालों का तेल भी रखेंगे, शैम्पू भी रखेंगे, राइट? और टूथपेस्ट भी रखेंगे, क्लियर? क्या नाम है, फिनाइल और ये बाकी सैनिटाइजर्स, इस हर तरीके की चीज ये लोग डील कर लेते हैं। ये नॉर्मली उनके पास दाल चावल भी मिल जाएगा, इनके पास तेल भी मिल जाएगा, हर तरीके की कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ऑल द थिंग्स दैट दे वुड डील। तो ये एक इनकी खूबी है, कम स्टॉक रखते हैं, कम स्पेस होता है इनके पास, लेकिन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा। कई आप जगहों पर जाएंगे तो आपको बड़ी अगर दुकान होगी तो उस तरीके से प्रोडक्ट लाइन भी आपको डिफरेंट दिखेगी, लेकिन उनका स्टॉक कम होगा। जो आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहा है उसके अलावा बहुत ही कम सामान होता है जो उनके पास स्टॉक में होता है। तो ये चीज जो है आप लोगों को रिटेलर्स बाकी लोगों से अलग तरीके से काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रिटेलर की होती है कि ये अपनी जो आउटलेट होती है, जो शॉप होती है, उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से रखता है, सजाता है, डेकोरेट करता है, अट्रैक्टिव बनाता है, लुक एंड फील उसका बेटर आना चाहिए, लोगों को दिखे कि उसकी दुकान में क्या सामान रखा है। ब्रांडिंग का बहुत ध्यान रखता है कि किस तरीके का सामान ज्यादा बिकता है उसको थोड़ा आगे की तरफ रखता है, जो सामान थोड़ा कम बिकता है और ज्यादा नहीं बिकता उनको थोड़ा पीछे की तरफ रखता है।
इस तरीके की चीजें जो हैं, और प्राइस लिस्ट उसकी बिल्कुल रेडी होती है हमेशा। ही इज एबल टू क्विकली ऑफर द प्राइस लिस्ट कि भाई उसका कुछ ये कितना है, ये कितना, और तुरंत आपको सामान का प्राइस बताएगा। सो ही कीप्स हिमसेल्फ अपडेटेड एवरी डे कि क्या प्राइस कितने रुपए का और कहां पर अवेलेबल है, ये वो बताता रहता है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रिटेलर्स? दे बाय असेंबल गुड्स, वो खरीदते भी हैं और एक साथ सबको इकट्ठा करके एक जगह पर रखते भी हैं। ये उनकी पेक्यूलियर नेचर है एज अगेंस्ट होलसेलर्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली उनके पास दुकान होती है, कम जगह होती है, कम स्टोरेज स्पेस होता है, लेकिन वो करते हैं। पर्सनल सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर पर सामान डिलीवर करना है तो रिटेलर आकर के, कोई लड़का उनके यहाँ से आकर के आपके यहाँ सामान छोड़ देगा। कोई चीज आपको रिटर्न करनी है, कुछ खराब निकला, अच्छे रिलेशंस हैं, आपसे ले लेगा, कहेगा दे दीजिए, मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको दे देता हूँ। इस तरीके की पर्सनल सर्विसेज भी करते हैं। रिस्क बियरिंग, छोटे लेवल पर, लेकिन ये लोग भी करते हैं। कैसे? हमारे बहुत सारे आस दुकानें ऐसी हैं जहां पर हम जाते हैं और 10-15 दिन का सामान एक साथ ले लेते हैं और उसको 15 दिन के बाद पेमेंट कर देते हैं। बहुत घरों में सैलरी आती है, उसके बाद पेमेंट हो जाता है। तो एग्रीमेंट एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है आपके और दुकानदार के बीच में कि भाई ठीक है, जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप दे देंगे। बहुत सारे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बड़े सुपरमार्केट्स ऐसे हैं जहां पर कोई एक कार्ड या कोई स्कीम होती है कि आप सामान खरीदिए, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और कुछ टाइम के बाद उस पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं एज रुपीज, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स बाद छोटा गिफ्ट आपको दे देते हैं। तो दीज आर पर्सनल सर्विसेज एंड प्रमोशन दैट दे डू। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, सबको पता है रिटेलर्स के पास डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है। सप्लायर इंफॉर्मेशन, ये लोग इंफॉर्मेशन भी बहुत अपने पास रखते हैं। कोई नया प्रोडक्ट हो, कोई नई तरीके की चीज हो, कोई पैम्फलेट्स हो, ये लोग रखते हैं, जरूरत होती है तो आपको वो अवेलेबल कराते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिटेलर्स जो हैं अपने रेगुलर कस्टमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुडविल व्हाइल डूइंग सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं कि भाई आप 15-20 दिन 25 दिन के बाद मेरे को पेमेंट कर देना, पूरे महीने का सामान आप ले जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपके उस रिटेलर के साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है क्या नहीं है, तो वो आप लोग करते हैं। What is the difference between the wholesaler and the retailer? ये हमने काफी बार पढ़ लिया है, एक बार इसको जस्ट क्विकली रिकैप कर लेते हैं। Wholesalers they buy goods in large quantities, retailers जो है वो छोटी क्वांटिटीज में खरीदते हैं। Wholesalers जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से खरीदते हैं, जबकि रिटेलर्स जनरली होलसेलर्स से खरीदते हैं। इन सम केसेस रिटेलर्स आल्सो बाय डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। डील्स इन लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स, एक प्रोडक्ट लाइन में डील करता है होलसेलर और उसकी वैरायटी रखता है। रिटेलर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, राइट? अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग ब्रांड्स, दोनों चीजें आपको रिटेलर में मिल जाएंगी बट क्वांटिटी कम मिलेगी। रिक्वायर्स मोर कैपिटल टू स्टार्ट and run the business, obviously because of the kind of risk they take, the kind of capacity they need to have, उनको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है बिजनेस चलाने के लिए और बिजनेस रन करने स्टार्ट करने के लिए। रिटेलर्स को बहुत कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करना और रन करना बिजनेस जो है वो आसान है। कम कैपिटल के साथ वो शुरू भी कर सकते हैं और रूटीन बिजनेस चला सकते हैं। रीसेल पर्पस से ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं। होलसेलर्स जो हैं वो रीसेल करते हैं गुड्स को, कंज्यूम नहीं करते हैं, जबकि रिटेलर्स अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए गुड्स को बेचते हैं जो कंज्यूमर्स के पास जाते हैं। होलसेलर्स का जनरली कोई कांटेक्ट कंज्यूमर्स के साथ नहीं होता है, रिटेलर्स का कांटेक्ट कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट होता है जनरली। होलसेलर्स को किसी स्पेशल अटेंशन की जरूरत नहीं है, उनकी दुकान सजी होनी चाहिए, उनकी दुकान में चीजों का डिस्प्ले होना चाहिए, जरूरत नहीं है। होलसेलर्स की दुकान बहुत ही नॉर्मल और बहुत अनटाइडी और बिखरी हुई सी दिखेगी आपको, कभी भी उसकी दुकान कोई बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया से और एड्स लगे हुए नहीं दिखेगी। कंपेयर टू दैट रिटेलर्स जो हैं वो नॉर्मली बहुत सुंदर दुकान विद डेकोरेशन, एडवर्टाइजमेंट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव, फोन नंबर्स उनके सब एडवर्टाइज्ड होते हैं ताकि आसानी से कंज्यूमर उनकी दुकान तक पहुंच जाए। तो ये आप लोगों को मैंने आज होलसेलर और रिटेलर डिटेल में समझा दिया है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है
तो प्लीज पूछिए। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर लेते हैं। तो उससे आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट क्विकली पिकअप जो लास्ट चैप्टर है वो है रिटेल ट्रेड के अलग अलग जो मोड्स हैं, उसको हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड? अलग अलग तरीके के रिटेल ट्रेड्स क्या होते हैं, इसको हम लोग जो है आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रिटेलिंग अलग अलग तरीके से की जा सकती है। तो दो तरीके के रिटेल ट्रेड हम देखते हैं यूजुअली अपने आसपास, एक स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेड और लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। दो अलग अलग फुटकर व्यापार के तरीके हैं कि छोटे स्केल पर और बड़े स्केल पर दो अलग अलग तरीके से दुकानों को चलाते हैं लोग, उसको आप रिटेल ट्रेड कहते हैं, छोटा या बड़ा। जो स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेड है उसमें कम वैरायटी, कम स्टॉक और कम क्वांटिटी के साथ आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं और बेचते हैं, और जनरली एक बहुत छोटे एरिया या लोकल एरिया के अंदर, एक मार्केट के अंदर अपनी दुकान को एस्टैब्लिश करते हैं, अपने आउटलेट को, और बहुत कम कैपिटल की इसमें जरूरत होती है स्टार्ट करने के लिए भी, रन करने के लिए भी, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर का बेस होता है। बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स आपके पास नहीं पहुंचते हैं, एक लोकेलिटी से रिलेटेड कंज्यूमर्स ही पहुंचते हैं, और वहां से आप अपना बिजनेस रन करते हैं। तो दूसरे तरीके का लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड है, वो इससे काफी फर्क है। सबसे पहले तो इसमें आपको काफी कैपिटल की जरूरत होती है, इसमें रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स और बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स खरीद लेते हैं और अपने स्टॉक में भी रखते हैं, डिस्प्ले में भी रखते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को वो इनवाइट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेंट्रल मार्केट प्लेसेस में ये लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड स्टोर्स होते हैं, जिनको आप सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स, मॉल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आप कई बार मॉल वगैरह जाते हैं तो आप देखते हैं कि बिग बाजार या फिर जो ये आई एम सॉरी फॉर गेटिंग द नेम, पैंटालून्स या इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं, ये 2 या 3 फ्लोर्स पे होते हैं, 2-3 फ्लोर्स पे फैला हुआ होता है। एक फ्लोर पे आपको जो है ग्रोसरी का सामान मिलेगा और क्रॉकरी का सामान मिलेगा, बेडशीट्स मिलेंगी। एक फ्लोर पे आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, घर का फर्नीचर तक मिल जाता है। सो और एक फ्लोर पे आपको गिफ्ट रिलेटेड आइटम्स मिल जाएंगे, कारपेट्स मिल जाएंगे, प्लास्टिक का सामान जो जैसे कुर्सियां वगैरह होती हैं, इस तरीके की चीजें। तो एक बहुत बड़ा स्टोर होता है जिसके अंदर आपको देख के पता चलेगा कि अ लॉट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बहुत सारी लार्ज स्केल परचेजिंग ये लोग करते हैं, और इनमें से कई परचेजिंग ये लोग डायरेक्टली जाकर के होलसेलर की बजाय वो प्रोड्यूसर से भी ले आते हैं। तो ये इनका रिटेल ट्रेड का ये एक दूसरा फॉर्मेट है। इसको रिटेल ट्रेड इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारे के सारे जनरली कंज्यूमर्स आते हैं, होलसेलर्स इसमें नहीं आते। अब इनका मैं डिफरेंस भी आप लोगों को बता दूंगा कि ये किस तरीके से दोनों चीजें होती हैं। तो स्मॉल स्केल रिटेल में जो है 2 तरीके की रिटेलिंग इसके अंदर लिखी हुई है, इटिनरेंट रिटेलिंग और फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग। जो इटिनरेंट है वो डिफरेंट टाइप का रिटेल ट्रेड है। इसमें क्या है कि एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आप डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है आपकी, कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है। आप क्या करते हैं, अपना एक काउंटर एस्टैब्लिश करते हैं एट सम प्लेसेस, और वहां पर आप अलग अलग तरीके का सामान लोगों को बेचते हैं। एक काउंटर एस्टैब्लिश करते हैं, एक फिक्स्ड शॉप नहीं है, एक काउंटर शॉप होती है जिसको आप हर जगह जहां पर भी चाहें फ्लेक्सिबली एस्टैब्लिश कर लेते हैं। आप एक कार्ट यूज करते हैं, जैसे आप आइसक्रीम देखते हैं, आइसक्रीम की एक कार्ट होती है, उस साइकिल की तरह वो चला करके किसी भी लोकेलिटी में जाकर के खड़ा हो जाता है।
इस तरीके से मोबाइल वैन्स होती हैं कई लोगों के पास, जो सरकार भी चलाती है कई बार अगर आप देखेंगे। तो इस तरीके से सामान बेचने को जो आप कहते हैं उसको बोलते हैं इटिनरेंट रिटेलिंग। बहुत छोटी कैपिटल के साथ आप इस काम को कर सकते हैं। वीकली बाजार दिल्ली के अंदर बहुत पॉपुलर है, कई जगहों पर थर्सडे को होता है, कई जगहों पर ट्यूसडे को होता है, कई जगहों पर वेंसडे को होता है, जिसमें सारे रिटेलर्स इधर उधर के एरिया के आकर के सड़क के दोनों तरफ पूरा मार्केट लगाते हैं और सामान बेचते हैं। और उसमें आपको पूरी वैरायटी मिल जाती है, कई तरीके की चीजें मिल जाती हैं, खाने पीने का भी सामान मिल जाता है, रेडीमेड फूड भी मिल जाता है। तो एक मेले की तरह वो एटमॉस्फेयर बना देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इटिनरेंट रिटेलिंग। और ये जो है स्मॉल स्केल रिटेलिंग का हिस्सा है। लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, यू डोंट इवन नीड अ प्रॉपर शॉप और एन आउटलेट in any locality. So this is called itinerant retailing. फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग इसके एग्जैक्टली उल्टा है। आप एक लोकेलिटी में एक स्टोर लगाते हैं जिसको आप सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर या जनरल स्टोर कहते हैं, या ग्रोसरी स्टोर कहते हैं, हिंदी में आप इसे परचून की दुकान कह सकते हैं। और उसमें जो है आप एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रखते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, लिमिटेड वैरायटी होती है, सब कुछ डिस्प्लेड होता है। स्टोर बहुत कम सामान करते हैं लोग, जगह ज्यादा नहीं होती, स्टोरेज बहुत कम होती है। कुछ सामान ये लोग कई बार नहीं होता है तो आपको बोलते हैं कल आ जाइएगा हम दे देंगे। तो उसकी कुछ पिक्चर्स भी जो देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगी। जनरल स्टोर आपके एरिया में जो है इस तरीके का होता है, या मेडिकल स्टोर जो है जिसको सिंगल लाइन स्टोर कहते हैं, एक प्रोडक्ट लाइन है मेडिकल प्रोडक्ट्स की, वो आपको मिल जाती है। तो ये इस तरीके का मेडिकल स्टोर होता है। स्पेशलिटी स्टोर जो है वो जैसे फुटवेयर स्टोर्स होते हैं, बाटा के, लिबर्टी के, या केवल लेडीज शू शॉप, या टेलर्स जो होते हैं दे आर स्पेशलिटी स्टोर्स कहलाते हैं, या बुटीक्स जो होते हैं वो स्पेशलिटी स्टोर्स। तो ये जो है तीन अलग अलग तरीके के उसकी वैरायटी होती है। अब लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग जो है उसके बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, डेली नीड की काम भी करते हैं, फर्नीचर भी बेचते हैं, बल्क में खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर्स से, मिडिलमैन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ होलसेलर्स से भी खरीदते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स अपने शॉप में रखते हैं, कंपैरेटिवली बहुत बड़े होते हैं लोकल रिटेल शॉप से या स्मॉल स्केल रिटेल शॉप से। तो इनके टाइप्स देखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर, हैव लुक एट द डिपार्टमेंटल स्टोर। आप लोगों के लोकेलिटीज में काफी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे, आप जाएंगे तो वहां छोटी से लेकर बड़ी कई चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं, छोटी छोटी मशीन टाइप आइटम्स तक वहां पर मिल जाते हैं बहुत आसानी से। तो ये सब चीजें, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन्स आती हैं, जिसमें यहाँ पे वेपोरेटर लगा करके ऑल आउट का या गुड नाइट का मशीन्स आती हैं, उसकी रिफिल्स आती हैं। इस तरीके की छोटी मशीन प्रोडक्ट्स भी ये लोग बहुत आसानी से बेचते हैं, राइट। प्लास्टिक का सामान बेचते हैं, जैसे डस्टबिन होते हैं अलग अलग टाइप के, वो भी ये लोग बेचते हैं। सारे प्रोडक्ट्स अगेन इनके डिस्प्ले पे होते हैं। अगेन इनका भी स्टोर बहुत बड़ा नहीं होता है, थोड़ा छोटा होता है, बिकॉज डिपार्टमेंटल स्टोर इन कंपैरिजन टू अदर स्टोर्स इज अ स्मॉलर स्टोर, ठीक है। और आप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर जाएंगे तो इनके पास एक छोटा सा ऑफिस होता है, इनके पास कंप्यूटराइज्ड बिलिंग का सिस्टम होता है, काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। कई जगहों पर आपको एटीएम मिल जाएगा, कुछ एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऐसे भी है जहां पर आपको टॉयलेट तक मिल जाएगा, क्योंकि उनके जो नॉर्मली स्टाफ वगैरह होते हैं उनका टॉयलेट वगैरह होता है। तो इफ यू आस्क दे विल प्रोवाइड यू दैट सर्विस एज वेल। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे शॉपर्स स्टॉप, इट्स अ काइंड ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो शॉपर्स स्टॉप है इस, और स्पेंसर्स है जो कि साउथ का एक बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पर भी अब खुल गया है। तो स्पेंसर्स जो है आप आराम से वहां जा सकते हैं। तो वहां पर आपको इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं। एक छोटा सा फूड कॉर्नर भी मिल जाता है आपको, जहां पर आप कुछ रेडीमेड फूड खा सकते हैं। कुछ लोग वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, आप दिल्ली में ही जाएंगे तो लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर वो नए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कि यार ये हमने नया चीज लॉन्च किया है, इसका एक छोटा सा खा करके देखिए, बहुत अच्छा है। क्रीम लॉन्च करी है हमने, जो आप फॉर एग्जांपल बटर क्रीम वगैरह है जो केक के ऊपर आइसिंग करते हैं, इसको टेस्ट करके देखिए। नया चिप्स लॉन्च किया है, सो दे गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन दे आल्सो शो ये कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर रखे हुए, इफ यू वांट यू कैन टेक। इस तरीके की चीजें भी जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में नॉर्मली ऑपरेट होती हैं। तो उसका व्यू कुछ लुक एंड फील इस तरीके का होता है। आप लोगों ने सबने दिल्ली में देखा हुआ होगा। इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मटेरियल इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप लोग देख लीजिए गूगल क्लासरूम पर। इसके एडवांटेजेस क्या है कि
बहुत कन्वीनियंस के साथ आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक ही छत के नीचे आपको काफी चीजें, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर केयर, पर्सनल केयर, हाइजीन प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक का सामान, फूड प्रोडक्ट्स, रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स, राइट, प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारी चीजें आपको, एक ही बिस्किट आपको देखने को मिलेंगे, 50-60 तरीके के बिस्किट्स की वैरायटी वहां पर आपको दिख जाएगी। क्रीम के बिस्किट्स होंगे, शुगर फ्री बिस्किट्स होंगे, व्हाट नॉट, मतलब एक चीज नहीं, एक पूरी लाइन होती है जो एक प्रकार की प्रोडक्ट्स को, एक प्रोडक्ट लाइन को दिखा रही होती है। एक लाइन लगी होगी जो सिर्फ आपको पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स दिखाएगी। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एक नहीं, हर कंपनी, हर ब्रांड के 4-4, 5-5, 6-6 प्रोडक्ट्स वहां पर आपको दिखेंगे। वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स कस्टमर को भी मिल जाती है कन्वीनियंस के साथ। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल परचेजिंग से ये एक बहुत बड़ा फायदा डिपार्टमेंटल स्टोर को होता है कि वो एक ही जगह पर, क्योंकि वैरायटी बहुत लेकर के आता है, तो यूजुअली फ्राइडे, सैटरडे, संडे में उनके यहाँ सेल्स बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, और इवनिंग्स में सेल्स बहुत बढ़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा सामान खरीद करके लाते हैं, होलसेलर्स को कोशिश करते हैं बाईपास करके, दे गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, ताकि उनका रेट कम हो जाए, और फिर वो उसको ला करके थोड़े एमआरपी से कम दाम पर, रिटेलर से कम दाम पर उसको बेचने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि वो लार्ज वॉल्यूम में सेल भी करते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस का कम करना उनके लिए आसान हो जाता है। हालांकि उनको कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, अगर अपनी दुकान नहीं है, रेंटल दुकान है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। बट ये इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का फायदा होता है, ज्यादा खरीदो तो ज्यादा बिकता है। म्यूचुअल एडवर्टीजमेंट, तो जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंचते हैं, तो द वे डिपार्टमेंटल स्टोर इज ऑर्गेनाइज्ड, द वे इट लुक्स, उसकी साफ सफाई, उसका प्रेजेंटेशन, उसका हाइजीन, एक चीज, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में खड़े होने की जगह, आप नॉर्मल छोटे स्टोर पे जाएंगे 4-4, 5-5 लोग खड़े हैं। आज की कंडीशन में तो ये बहुत ही अच्छा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में वो लोग बाहर ही आपको रोक देते हैं कि अंदर 10 जने हैं, अभी रुक जाइए आप। सैनिटाइजर वो गेट पर ही आपको देगा, आपसे बोलेगा आप मास्क लगा लीजिए, राइट। इस तरीके की चीजें डिपार्टमेंटल स्टोर में ज्यादा फायदेमंद है। मैं आज के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, नॉर्मली भी आप देखेंगे तो बहुत आसान होता है। अगर एक लाइन में ज्यादा लोग हैं तो आप किसी दूसरे लाइन में जाकर के अपने और प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। बिलिंग के लिए उनके पास 3-4 काउंटर्स होते हैं, तो बहुत टाइम नहीं लगता। तो ये म्यूचुअल एडवर्टीजमेंट है कि आपको अच्छा लगा, आपने बाकी जगहों पर भी जाकर के बोला कि यार डिपार्टमेंटल स्टोर इज मच बेटर देन नॉर्मल स्टोर्स। सो इफ यू वांट टू परचेज समथिंग, एक साथ चले जाइए, 10-15 सामान खरीद करके ले आइए, सब चीज मिल जाती है आपको। कई बार ऐसा होता है, लिस्ट बना करके जाते हैं आप, वहां जाकर के आपको पता चला अरे मेरे को ये भी चाहिए था, ये भी मैं, जो डिस्प्ले है वो आपको याद दिला देता है कि आपको क्या सामान चाहिए। तो इसलिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जहां स्टॉक खत्म हो गया वहां पे स्टॉक लगा दिया। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने मैनेजर को दी, उसने नोट कर लिया, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को स्टोर में पास किया, स्टोर में चेक हुआ कि वो प्रोडक्ट है नहीं है, फिर उसको ऑर्डर में डाल दिया, अगले दिन वो प्रोडक्ट आकर के आपके डिस्प्ले में आ गया। So this kind of efficient management is there in stores. लोग होते हैं उनके दुकान में, स्टोर में अलग होता है, सफाई का स्टाफ अलग होता है, बिलिंग का स्टाफ अलग होता है, डिस्प्ले में खड़े हुए लोग अलग होते हैं, और कई बार सेक्शनल डिस्प्ले में लोग अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके की चीजों से आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में फायदा होता है। क्या चीजें हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसी हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर की लिमिटेशंस या डिपार्टमेंटल स्टोर को एक चैलेंज बनाती है? हेवी इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आपको किसी चीज का डिस्प्ले करना है, किसी चीज को अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना है, चाहिए, बहुत सारी लाइंस में आप प्रोडक्ट्स रखेंगे, थोड़ा स्पेस चाहिए, बड़ी दुकान चाहिए, ये सारी चीजें हेवी इन्वेस्टमेंट की तरफ इंडिकेट करती हैं। बड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा स्टोर चाहिए, स्टैंड्स चाहिए। कई जगहों पर, दिल्ली जैसी जगहों पर गर्मियों में आपको एसी की जरूरत होगी, इतनी देर आदमी अंदर खड़ा नहीं रह सकता, पंखे आप लगाएंगे तो कितनी बड़ी दुकान आपको चाहिए, और ऊंचा सीलिंग चाहिए होगा आपको। स्टैंड्स कई बार काफी ऊंचे होते हैं, और दिल्ली में आप ज्यादातर शॉप्स में देखेंगे वो छोटी होती है। तो अगर मतलब सीलिंग की हाइट जो है वो कम होती है, तो हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया से एक और लिमिटेशन है। डिपार्टमेंटल स्टोर छोटे मार्केट्स में या लोकल मार्केट्स में नहीं होते, ये ज्यादातर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर स्पेशियस मार्केट्स होती हैं, ज्यादा बड़ी दुकानें होती हैं, सामने चौड़ी रोड्स होती हैं, वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स ज्यादा बनते हैं। तो ये एक तरीके से रेजिडेंसेस से थोड़ा दूर हो जाता है।
हाई कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ऑब्वियसली आप दुकान में डेकोरेशन करेंगे, उसको अच्छे तरीके से एडवर्टाइज करना है आपको, स्टैंड्स लगाने हैं, क्लीनलीनेस चाहिए आपको, क्लीनिंग का स्टाफ अलग होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हिच विल टेक योर ऑपरेशंस कॉस्ट अप। जो रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो अपने आप बढ़ जाएगी। आपको सारे स्टैंड साफ करने हैं एटलीस्ट वीकली वंस, सारे प्रोडक्ट्स रखे रखे, कई बार ऊपर मिट्टी गिरती है, आप दिल्ली में हर घर में चले जाइए, कितना बंद कर लीजिए आप घर को, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डस्ट ड्रॉप होती रहती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली क्या, मेरे ख्याल से मैंने पूरे इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं देखी जहां पर डस्ट ड्रॉप ना होती हो, इंक्लूडिंग उत्तराखंड एंड हिमाचल, विच आर हिली एरियाज। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ये सब सफाइयां हो, लोगों के हाथ में प्रोडक्ट सामने रहे, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है वो आगे रहे, ऐसे नॉलेजेबल लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है, उनको सैलरीज देनी पड़ती है, तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस अपने आप बढ़ जाती है। स्टॉकिंग करते हैं आप, स्टॉक करने की वजह से आपको ज्यादातर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइसिंग हाई करनी पड़ती है, क्योंकि आप रिटेलर को बेच रहे हैं, और अगर आप मान लीजिए होलसेलर से खरीद रहे हैं सामान, नहीं खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, तो आपको एमआरपी पे ज्यादातर सामान बेचना पड़ता है। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो आदमी लोकल अपनी दुकान, छोटी दुकान में स्मॉल स्केल रिटेलर के पास जाकर के 50 रुपए में वो चीज खरीद रहा है, वो आपके पास आके 49 रुपीज में नहीं खरीदेगा। अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठेगा, स्कूटर चला करके वहां तक जाएगा, ढूंढेगा, सामान डालेगा, उसके बजाय फोन करेगा, उसे 50 रुपए में सामान घर पे डिलीवर हो जाएगा। दैट इज वाई departmental store has some limitations. It has its own advantages as well, it has its own disadvantages as well. Any question on departmental store? कोई क्वेश्चन जिसको डिपार्टमेंटल स्टोर समझ ना आया हो? ओके, सुपर बाजार ये एक डिफरेंट तरीके का लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उससे थोड़ा बड़ा होता है। और मैंने भी आप लोगों को कुछ देर पहले एक एग्जांपल भी दिया था कि कुछ बाजार जो होते हैं, कुछ मार्केट्स जो होती हैं, कुछ रिटेल ट्रेडिंग स्टोर्स जो होते हैं, उसमें मल्टीपल तरीके की शॉप्स, मल्टीपल तरीके का रिटेल सिस्टम जो है वो लगा हुआ होता है। तो अगर आप देखेंगे कि एक बाजार, आप किसी मार्केट में आप जाएंगे जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी से लेकर और बहुत सारी दुकानें एक के बाद एक साथ साथ में लगी हुई हो, या सेक्शनल तरीके से लगी हुई हो, और आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हो, दैट इज कॉल्ड सुपरमार्केट। सुपर उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक तरीके के रिटेल की जो दुकानें हैं वो एक साथ एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाती है। अगर आप लोग कभी दिल्ली में रहे हैं काफी टाइम से, अगर कोई लोग दिल्ली हाट गए हैं, तो ये एक जगह है, मेट्रो स्टेशन भी है वहां, मैं भूल गया उसका नाम, तो उसको आईएनए मार्केट, दिल्ली हाट आईएनए मार्केट, वो सुपर बाजार का बहुत बड़ा मार्केट। तो वहां पर क्या है, एक रूफ के नीचे भी मल्टीपल रिटेल शॉप्स मिलती हैं आपको, और अलग अलग रिटेल शॉप्स भी एक साथ जुड़ी हुई हैं, एक ही जगह पर आपको हर तरीके की चीज मिल जाती है। वहां हलवाई भी है, बर्तन की भी दुकान है, कपड़ों की भी दुकान है, फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा आपको। तो ये एक सुपरमार्केट का स्टाइल है। तो दो अलग अलग चीजें हैं कि एक ही रूफ के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाए, वैरायटी लार्जर देन द डिपार्टमेंटल स्टोर, एंड इन वन मार्केट आपको सारे के सारे रिटेल प्रोडक्ट्स, कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, प्लास्टिक का सामान, लोहे का सामान, फॉरेन एक्सचेंज, हलवाई, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, फूड ग्रेन्स, ये सारी चीजें आपको एक मार्केट के अंदर मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ सुपरमार्केट और अ सुपर बाजार। तो इसको जो है आप कई बार देखते हैं, कई जगहों पर, दिल्ली में ऐसी बहुत जगह हैं जहां पर सुपरमार्केट्स हैं, सुपर बाजार जिसको आप बोलते हैं, वो कई जगहों पर। तो मल्टीपल स्टोर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करती हैं। सुपर बाजार हमेशा आप देखेंगे, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, जो आईएनए का मार्केट है, जो दिल्ली हाट का मार्केट है, वो अंडर या तो गवर्नमेंट स्कीम है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली गई, बहुत सारे बिजनेसमैन ने मिलकर के साथ में, उसमें अलग अलग स्टोर्स खोल दिए गए, अलग अलग स्पेशलिटी के स्टोर्स खोल दिए गए, और थोड़ा सा दूर होता है रेजिडेंशियल लोकेलिटी से, बहुत पास तो नहीं होता है,
बट ऐसी जगहों पर होता है और बहुत पॉपुलर होता है जिसमें लोग जो है आकर के वहां पर सामान खरीदते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करती हैं, क्वालिटी मटेरियल बेचने का उन लोगों का एक फीचर है कि वो हमेशा क्वालिटी मटेरियल बेचते हैं। नॉन क्वालिटी, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ऐसे ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट वो नहीं बेचते। एक सर्टेन क्वालिटी, एक सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग जिसकी कोई स्टैंडर्ड हो, उसी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो अपनी दुकानों पर बेचते हैं। ऑफन दीज स्टोर्स आर रन ऑन सेल्फ सर्विस बेसिस। आप आइए, चूज करिए और काउंटर पर सामान देकर के आप खरीद लीजिए। सुपर बाजार्स में जहां पर अलग अलग स्टोर्स बिल्कुल साथ साथ में एक साथ होते हैं, जैसे आईने मार्केट वगैरह है दिल्ली में, वहां पर आपको सेल्समैन भी मिलेंगे कई जगहों पर, और आपको आपके तरीके का सामान जो आप मांगते हैं वो आपको निकाल करके देंगे। तो ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू रन होने वाले बाजार होते हैं, मार्केट्स होते हैं, जिसमें सर्टेन मेंबर्स आर देयर एज द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो फिर उस बाजार को पूरे तरीके से रन करती है, उसकी साफ सफाई और उसका सारा मैनेजमेंट और उसके रेंटल्स वगैरह जो भी चीजें हैं उसको डिसाइड करती है, उसके पेमेंट्स लेती है और ये सब चीजें करती है। तो ये सुपर बाजार जो हैं वो बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं और ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या गवर्नमेंट एजेंसी से खरीदते हैं, और उसको ला करके फिर वो जनरल पब्लिक को और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो है सुपर बाजार के फीचर्स हो गए। एडवांटेजेस, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर के कंपैरिजन में ज्यादा वैरायटी आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलिस्ट स्टोर्स एक साथ एक जगह पर आ जाते हैं। कपड़े का एक दुकान पूरी, बर्तनों की एक पूरी दुकान, प्लास्टिक सामान की एक पूरी दुकान, इस तरह से बैंक की ब्रांचेस, एक बैंक ब्रांच भी मिलेगी आपको इन तरीके की कोऑपरेटिव मार्केट्स में, राइट, जो सुपर बाजार होते हैं। ऐसे मल्टीपल शॉप 60 या 70 छोटी बड़ी शॉप्स जो हैं वो होती हैं। कारपेट्स और रग्स की एक बिल्कुल अलग शॉप होगी। आप चले जाइए, आपको फुटमैट चाहिए, रग्स चाहिए, कारपेट्स चाहिए, प्लास्टिक कारपेट्स चाहिए, वोवन कारपेट्स चाहिए, हर तरीके का कारपेट, एक दुकान अलग होगी उसकी। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगे आपको। क्वालिटी गुड्स, मैंने पहले ही बताया, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं ये लोग। यहाँ पर अडल्टरेशन और डुप्लीकेशन के चांसेस कम होते हैं। अडल्टरेशन का मतलब मिलावट, नकली सामान, इस तरीके के चांसेस कम होते हैं। प्राइसेस, क्योंकि ये लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्ट खरीदते हैं और मिडिलमैन नहीं होते हैं प्रोडक्ट खरीदने में, मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, तो थोड़ा सस्ते में मिल जाता है सुपर बाजार में। सुपर बाजार को ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी लो होती है, क्योंकि इसके कुछ खर्चे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब आप सुपर बाजार है, सेल्फ सर्विस है, तो सेल्समैन की जरूरत नहीं है, राइट। और जो इसके रेंटल्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करती है, लार्ज बेनिफिट के लिए होता है, रेंटल्स थोड़े कम होते हैं। साफ सफाई वगैरह जो है वो बाहर के मार्केट की आपको करने की जरूरत नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अवेलेबल कराती है, सरकार की मदद से पब्लिक डोमेन के लोग आकर के उसको क्लीनिंग करके जाते हैं। अगर वही मेरा प्राइवेट डिपार्टमेंटल स्टोर है तो मुझको खुद को स्टाफ रखना पड़ेगा क्लीनिंग करने के लिए। बेनिफिट्स टू मेंबर्स, ऑब्वियसली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेनिफिट्स हैं उनको सरकार कई बार जो है मदद करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कई बार सरकार मदद करती है, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे कुछ और तरीके की चीज की जरूरत हो। दूसरा, अगर प्रॉफिट होता है तो मेंबर्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको शेयर होल्डिंग के हिसाब से जो है प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे मिलता है। कंज्यूमर को जो है बिल्कुल एक फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन है, आप आइए, चूज करिए या मांगिए आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए और वो आपको मिलेगा। ज्यादातर स्टेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रन करने के लिए कानून बने हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट बने हुए हैं ज्यादातर स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनसे सुपर बाजार्स को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी लाना, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सप्लाई कंट्रोल करने वाले फीचर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं सरकार इसमें। और जब भी सरकार को ऐसा लगता है कि प्याज कम बिक रहा है, आलू कम बिक रहा है, स्टॉक में ज्यादा जा रहा है, सप्लाई कंट्रोल हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा, तो सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का यूज करती है, इन सुपर बाजार्स का यूज करती है और उसमें सामान भेजती है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामान मिले। सुपर बाजार के कुछ लिमिटेशंस, हैवी इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है और जमीन ली जाती है सरकार से या खरीदी जाती है तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सुपर बाजार जो वैरायटी ऑफ शॉप्स वगैरह है
या तो सरकार रिलीज कर देती है या सरकार बेचती है, तो जो भी सोसाइटी उसे खरीदती है, जो लोग मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, उनको हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट के बाद फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है काम करना, लेकिन ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पाता है सुपर बाजार से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके काम शुरू करते हैं, तो ज्यादातर दुकानें सेल्फ सर्विस की होती हैं, सेल्समैन बहुत कम होते हैं, तो कई बार आप प्रोडक्ट मांगते हैं और जो अकेला दुकान का ओनर है उसको कई बार जानकारी नहीं होती, तो अगर उसकी दुकान में वो प्रोडक्ट है भी तो वो बता नहीं पाएगा। कई बार उसको प्राइसिंग की पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, सामान आ जाता है आपके पास, आप पूरे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, तो आपको सामान की कमी है, तो स्टाफ रखना जरूरी है। तो जनरली इस तरीके के सुपर बाजार में जहां सेल्फ सर्विस वाली शॉप्स होती है, वहां प्रॉब्लम होती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। दूसरा, क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये कस्टमर्स को यहाँ बिल्कुल नहीं मिलती। आप चले जाइए किसी भी सुपर बाजार में, जैसे मैंने आईएनए का एग्जांपल दिया, आईएनए में आप चले जाइए, आपको कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको कैश पे ही सामान खरीदना है। Either you pay by your card or you give them a cash. Credit facility is not available at all to anyone, क्योंकि उस एरिया में ना जाने दिल्ली के कौन से कॉर्नर, इसलिए क्रेडिट फैसिलिटी जो है वहां पर नहीं मिल पाती है। तो ये लिमिटेशंस हैं सुपर बाजार की। हालांकि बहुत सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई, जिसमें सुपर बाजार बहुत फायदेमंद भी है और बहुत अच्छा भी माना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड, क्या डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर बाजार हैं, एक छोटा सा डिफरेंस है, ओनरशिप कैसे डिफरेंशिएट करती है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है डिपार्टमेंटल स्टोर में और सुपर बाजार में। सुपर बाजार आप जाइए, पब्लिक टॉयलेट मिलेगा आपको, दुकान के अंदर साफ सुथरा टॉयलेट नहीं मिलता, वैसे चांसेस कम होते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स जो है आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में महंगा मिलेगा, लेकिन सुपर बाजार में सस्ता मिल जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं, उस लोकेलिटी वाले हैं, फिर भी मिल सकता है, लेकिन सुपर बाजार में बिल्कुल नहीं मिल सकता। ओनरशिप जो है डिपार्टमेंटल स्टोर तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, नॉर्मली आप मार्केट जाएंगे तो आपको दिखेगा। जो सुपर बाजार्स हैं, दे आर ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सोसाइटीज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग सुपर बाजार्स। तो ये जो है आपको चीजें सुपर बाजार और डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में मैंने बता दिया, दोनों के एडवांटेजेस, फीचर्स और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। एनी क्वेश्चंस ऑन सुपरमार्केट, सुपर बाजार, रिटेल ट्रेड, स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेड, कुछ है तो बताइए।